नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन भारत के इतिहास पर आधारित 200 प्रश्न हमने कल देखे थे। यदि नहीं देखे हो, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। 200 के बाद 380 तक आपके टोटल प्रश्न है, यानी 180 प्रश्न आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। और पूरा मध्यकालीन भारत के इतिहास के जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं वो सारे के सारे इसमें आपके कवर हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 201 से। और अलग से प्लेलिस्ट भी हमने बना दी है, आप जाकर के जितने भी अभी तक मध्यकालीन से पहले प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, वो भी देख सकते हैं। टॉपिक वाइज भी हम करा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट तो करा ही रहे हैं। तो प्रश्न 201 है कि किसने यूरोपियन नील बगान मालिक जो है उनके द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित कराया था? तो आपको पता है ये थे राजकुमार शुक्ल जी। और राजकुमार शुक्ल जी के बारे में विशेष चीज ये है कि ये आपके बिहार से ही संबंधित थे। इन्होंने चंपारण के किसानों के शोषण की कहानी सुनाई थी। और मिले कहाँ थे? तो 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी जी से ये मिले थे। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसके द्वारा दिया गया था? तो राजकुमार शुक्ल। यहां भी सेम आंसर। चंपारण में इंडिको के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? राजकुमार शुक्ल। यहां भी आंसर। अगला है गांधी जी के द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था आपका चंपारण में 1917 में। और अगर बात करते हैं कि कितना भाग था तीन कटिया पद्धति को लेकर के, तो 3/20 भाग था जो देना पड़ता था। नील की खेती करना अनिवार्य था, इसी को ही तीन कटिया पद्धति कहते हैं। 1917 में गांधी जी ने जो चंपारण सत्याग्रह है उसकी शुरुआत की थी। अगला है बिहार के नेता, इनमें से कौन, बिहार के कौन से इनमें से स्थान से में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया? तो अभी हमने देखा 1917 चंपारण। अगला क्वेश्चन, चंपारण नील आंदोलन के जो राष्ट्रीय नेता हैं वो कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे, बिल्कुल हो जाएगा। अगला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिको की खेती करने वाले जो किसान हैं उनके दमन का चित्रण किया गया है, वो इनमें से किसने जो है वो की थी? तो नील दर्पण की अगर बात करें चित्रण को लेकर के, तो दीनबंधु मित्र जो है आपका सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ था 1859 से 1860 के बीच। सन्यासी विद्रोह हुआ था आपका 1863 से 1800 के बीच। संथाल विद्रोह हुआ था आपका 1855 से लेकर के 56 के बीच। और पाबना उपद्रव हुआ था 1873 से 76 के बीच में, जिसमें सन्यासी और संथाल ज्यादातर पूछा जाता है, तो इसको जरूर आपको याद रखना है। बाकी अगर बात करते हैं तो ये नदिया जिला है जिसके गोविंदपुर गांव में हुआ था, बंगाल के अंतर्गत। और नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारी भी थे, जिसमें दिगंबर विश्वास और विष्णु जो विश्वास है उनके नेतृत्व में ये आपको देखने को मिला था। इसमें ये था कि बेसिकली ये चाहते थे कि भैया चावल की खेती करें, पर इनको यूरोपीय जो नील बागान मालिक होते थे वो नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे, तो बस ये मना कर देते थे। वही धीरे धीरे विद्रोह का रूप देखने को जो है वो मिला। अगला, इनमें से किस सत्याग्रह आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग जो है वो नहीं लिया था? आंसर की बात करते हैं तो वायकोम सत्याग्रह आपका सही होगा, जिसमें जिसके मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, इसका नेतृत्व स्वयं महात्मा गांधी जी ने किया था। अगला है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे? तो उनका नाम था रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज करके। महात्मा गांधी जी के करीबी अंग्रेजी मित्र के रूप में जो है वो, अंग्रेज मित्र के रूप में जो है वो जाने जाते थे। एंड्रयूज जो है वो 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी जो है आपके रहे हैं। और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वो गांधी जी के साथ लंदन भी गए थे। अगला है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो गरीबों में भी सबसे जो गरीब हैं उनकी सहायता करना आपका कहलाता है। इसका विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। और इनकी पुस्तक था जिसमें इन्होंने विचार दिया था, जिसका गांधी जी जॉन रस्किन की पुस्तक अन टू द लास्ट से प्रभावित थे, जिससे संबंधित होकर के ही ये इन्होंने जो विचार है वो दिया था। इस पुस्तक में नहीं दिया गया, इससे प्रभावित हुए थे। अगला 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो किसने हिस्सा लिया था? औद्योगिक कर्मी जो थे उन्होंने हिस्सा जो है वो लिया था। 1918 में अहमदाबाद के कास्टन कॉटन जो टेक्सटाइल मिल थी उसमें जो मिल मालिक थे, मजदूर थे, उनके बीच बोनस बढ़ाने को लेकर के चल रहा विवाद जो था, उसी को लेकर के था अहमदाबाद मिल मजदूर जो कि 1918 में हुआ था। ये विवाद था प्लेग बोनस को जो है वो लेकर के। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर क्या चाहते थे? इसे बरकरार रखा जाए। प्लेग रोग जैसे कोई रोग आ जाता है ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है, रुपया डिसाइड कर देती है कि आपको ये एवज के रूप में मिलेगा। तो प्लेग का समाप्त हो गया था।
तो जो मालिक थे वो चाहते थे इसको हटा दिया जाए, मजदूर कहते थे नहीं रहना चाहिए। तो उत्पादन लागत, मुनाफा और मजदूरों के जीवन निर्वाह खर्च का गहराई से अध्ययन करने के बाद महात्मा गांधी जी ने घोषणा की मजदूरों को 35% बोनस जो है वो मिलना चाहिए। मिल मालिकों द्वारा गठित ट्रिब्यूनल ने इस बात को बाद में मान भी लिया था। अगला है, इनमें से जो उद्योगपति हैं इनमें से कौन सा व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खा जांची रहे थे और सन 1930 में जेल भी गए थे? तो वो थे आपके जमनालाल बजाज। सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे और असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग भी लिया था, राय बहादुर की उपाधि मिली थी। अगला है, महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो आपको पता है चंपारण आंदोलन 1917। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो बताया मैंने, तीन कटिया पद्धति जिसको नील की खेती 3/20 भाग पर करनी पड़ती थी, उसी से ही ये जुड़ा हुआ था। अगला है, बिहार में जो तीन कटिया पद्धति है उसमें नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3/20 भाग रखा जाता था। और ये भी देखिए 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है, चंपारण आंदोलन से कौन इनमें से संबंधित जो है वो नहीं था? तो इसमें जयप्रकाश नारायण जी संबंधित नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, नारायण सिन्हा भी थे, जेबी कृपलानी भी थे। तो बाकी सभी लोगों ने महात्मा गांधी जी का साथ जो है वो दिया था। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से इनमें से कौन आपके संबंधित जो है वो नहीं थे? सेम नाम वैसे यहाँ भी लिखे हुए हैं, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल। तो यहाँ भी राम मनोहर लोहिया एक ऑप्शन अलग हो जाएगा, यही आपका नहीं थे। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता इनमें से किसने जो है वो की थी? तो स्वामी सहजानंद ने जो है वो की थी। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुई थी। इसका नाम बदल करके अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था, इस चीज को भी आप याद रखिएगा। बाकी स्वामी सहजानंद जो है इसके अध्यक्ष थे और आंध्र में किसान आंदोलन के अगुवा और कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान जो थे वो थे एनजी रंगा, वो महासचिव चुने गए थे। अगला है, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1920 में हुई थी और इसमें स्थापना हुई कहाँ? तो बंबई में हुई थी, 31 अक्टूबर 1920 में हुई थी। लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष जो है वो थे और महासचिव थे दीवान चमन लाल जो है। अगला है क्वेश्चन आपका, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि ऊपर आपने जस्ट क्वेश्चन अभी देखा भी, तो यही थे लाला लाजपत राय जी। प्रश्न आपका है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो एम एन रॉय जो है वो थे। एम एन रॉय की अगर बात करते हैं तो ये लेनिन जो है इनके निमंत्रण पर जो है वो मास्को गए थे और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के वहां पर जाकर के सदस्य बन गए थे और ये ऐसे करने वाले पहले भारतीय भी थे। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन कौन से अधिनियम से हुआ? तो ये आप सभी को पता है, ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1919 का सही हो जाएगा, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था, इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था जो वैयक्तिक स्वतंत्रता है उसको जो है वो सीमित करना, बिना किसी बात के किसी को भी जेल में डाला जा सकता था बिना किसी दलील के। तो यही था रोलेट एक्ट, 1919 में जो है वो आया था। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में आपका हुआ था? स्वदेशी, रोलेट सत्याग्रह, बारदौली और वैयक्तिक। तो आपको पता है ऑप्शन बी यानी रोलेट एक्ट सही हो जाएगा। 1919 में रोलेट एक्ट आया था मार्च माह में और इसी के विरुद्ध में महात्मा गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया था। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसमें 13 अप्रैल 1919 को लेफ्टिनेंट जनरल डायर ने नरसंहार करवाया था। तो रोलेट एक्ट पहले हुआ है, जलियांवाला बाग हत्याकांड बाद में हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। रोलेट एक्ट कब आया? 1909 में आया, अभी नहीं 1919 में आया, ये अभी ऊपर हमने देख लिया। और 1919 में आया, ये भी ऊपर बता दिया कि इसी को ही बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो आपको पता है किचलू और सत्यपाल की बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने वाला, ऑप्शन यही सही आपका हो जाएगा। लोकप्रिय नेता थे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू, इनकी गिरफ्तारी हो गई थी और इसी के विरोध में जनरल डायर ने बाद में इसी पे गोलियां चलवा दी थी। अगला क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण से त्याग दी थी? तो ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना आप देख रहे हैं, यही वो कारण था जिसके कारण से इन्होंने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि है वो लौटा दी थी। और साथ ही साथ इसमें इन्होंने ये भी कहा था कि जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर देशवासियों के साथ खड़ा रहूंगा। अगला है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल
ओ डायर जो है इसको गोली से किसने मारा था? तो आपको पता है ऊधम सिंह ने मारा था। ये सब हम आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ा चुके हैं। 1940 जो है उसमें ये घटना आपकी हुई थी। बाकी उन्हें गिरफ्तार करके बाद में मृत्युदंड दे दिया गया था। अगला है 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। बाकी तो आप सभी जानते हैं कि 1919 में रोलेट एक्ट भी हुआ था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो भीड़ था उसका दमन कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 की ही घटना थी, ये सही होगा। लगभग अब तक 30 प्रश्न हम आपको करा चुके हैं, तो जो भी लोग वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी करते रहिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को इनमें से किसने मार डाला था? तो मैंने आपको बताया ऊधम सिंह। ऊधम सिंह ने कब मारा था? 1940 में। ये सारी चीजें हम बता चुके हैं। अगला, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के लिए एक ऐसे अवसर के रूप में देखा था जो 100 वर्षों में भी पुनः प्राप्त नहीं होगा? तो वो कौन थे? वो इनमें से थे आपके महात्मा गांधी जी, और यही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन की अगर बात करते हैं तो इसको और बढ़ावा मिला था दिसंबर 1919 में, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन जो है वो हुआ था। बाकी हिंदू मुस्लिम को एकजुट करने का ये एक अवसर को रूप में भी देखने को मिला था। अगला है 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वो कौन से शहर में हुआ था? तो ये आपका हुआ था इलाहाबाद में, जिसका नाम अब प्रयागराज जो है वो हो गया है। तो खिलाफत कमेटी जो है ये कहाँ पर? तो आपको ध्यान रखना है इलाहाबाद में हुई था। इसी सलाह को स्वीकार किया गया था। 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुआ था कांग्रेस का ये विशेष अधिवेशन, जिसमें असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था। ये याद रख लीजिएगा, लाला लाजपत राय। अगला, महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची भी प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो ये बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। बिहार में ऐसा देखने को जो है वो मिला था कि जब रोक लगा दी तो राजस्व बहुत मिलता है, तो इस चक्कर में फिर से एक सूची जारी की गई थी जो शराब का सेवन करते हैं, जिसमें आपका शेक्सपियर का नाम आप देख पा रहे हैं, जूलियस सीजर का नाम देख पा रहे हैं, सिकंदर का नाम देख पा रहे हैं, नेपोलियन का नाम देख पा रहे हैं। अगला है, महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? आपको पता है कि ऑप्शन बी, गांधी जी ने जो अंग्रेज थे उनके खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग वो प्राप्त करना चाहते थे। यही वो कारण जो है वो था खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने को लेकर के। बाकी आपको पता ये भी है कि 1919 में जो है ये आपका अमृतसर अधिवेशन से खिलाफत आंदोलन को और ज्यादा बढ़ावा मिला था, जो कि ऊपर हमने बात की। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो 1920 में आपका ये हुआ था, क्योंकि 1919 में उसको बढ़ावा मिला था, पर एक्चुअल में असहयोग आंदोलन तो 1920 में ही हुआ है। तो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? तो नागपुर अधिवेशन था 1920 वाला। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। और किसके नेतृत्व में हुआ था असहयोग आंदोलन? तो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? ऊपर अभी हमने देखा 1920 में प्रारंभ किया था। 1 अगस्त 1920 की ये तारीख थी। बाकी इसमें और लोगों ने भी साथ दिया था, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो वो आपका था छपरा। बिहार के अंतर्गत पड़ता है छपरा। राहुल सांकृत्यायन ने अपनी शिक्षा बनारस से पूरी की थी और असहयोग आंदोलन के समय छपरा में जो है सक्रिय थे। किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल जो है वो बताया था? तो ये था चौरी चौरा की घटना। असहयोग आंदोलन को इन्होंने स्थगित कर दिया था चौरी चौरा घटना के बाद। और ये चौरी चौरा घटना यूपी में हुई थी, गोरखपुर के पास, 4 फरवरी 1922। यही तारीख 5 फरवरी भी देखने को मिलती है। इसमें एक पुलिस चौकी थी, उसको आग लगा दी गई थी, जिसमें 23 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे और असहयोग आंदोलन को बाद में स्थगित कर दिया गया था। ये सारी चीजें बता चुके हैं। इसी को ही गांधी जी ने हिमालय जैसी भूल की संज्ञा दी है। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा था जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो ये थे आपके जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में जो है वो प्रवेश लिया था। 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी वो इनमें से पूछा गया है, तो ये खिलाफत आंदोलन की जो है वो थी। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। और इस आंदोलन में आप देखेंगे तो जमींदार जब चाहते थे किसी को भूमि से हटा देते थे, जो मन में आता था वो आपका लगान वसूल करते थे। बस यही क्वेश्चन है कि 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी वो खिलाफत आंदोलन बन गई थी, क्योंकि दोनों में एक ही चीज होने लगी थी। अगला है 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी जो थे वो उनको अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था।
तो आप कहेंगे भरोसा बन गया था। 243 प्रश्न आपका, साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये आपका हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में। गुजरात के सूरत जिले में स्थित है बारडोली। 1928 के बाद राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था, उसी को लेकर के यहाँ बात की गई है। बाकी सारी घटनाएं मैंने ऊपर बता दी। लास्ट में एक चीज और बताई गई, बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न में साराबंदी आंदोलन 1928 के स्थान पर 1922 लिख दिया है, जो कि प्रश्न में आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर सन दिया था, बस इस त्रुटि को यहाँ पर बताया गया है कि ये इस तरीके से सही होगा। अगला 1921 का जो मोपला विद्रोह था, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये आपका केरल में हुआ था, पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 में जो है आपका हुआ था। बाकी अगला क्वेश्चन आपका, कौन सी घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? अभी बताया आपको कि चौरी चौरा कांड की घटना थी, 4 फरवरी 1922 या 5 फरवरी 1922 को आपकी हुई थी, और 12 फरवरी 1922 को आपका इन्होंने माननीय महात्मा गांधी जी ने जो आंदोलन है उसको स्थगित करने का निर्णय लिया था। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इनमें से क्या होगा? तो आपको पता है चौरी चौरा में जो पुलिस गोलीकांड था, वो उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, ये गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, ये फिर बाद में गांधी जी की गिरफ्तारी। पहले ही सही होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसी क्रम से ही यह सारी घटनाएं आपकी हुई थी। बाकी आपका बात करें तो सरकार ने गिरफ्तारी जो किया था वो 10 मार्च 1922 को जो है वो किया था। और अगर बात करें बाकी तारीखों की, वो हम ऊपर ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था? तो ये बिहार उड़ीसा के पद से जो है वो दिया था, 1921 में जो है ये दिया था। बाकी अगला क्वेश्चन, 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी जो कार्य विधियां थी उनकी पुनरावृत्ति का कारण इनमें से क्या था? तो ये अलग अलग ऑप्शन है, जिनमें से गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, ये आपका जो है यहाँ सही होगा। बाकी एक्सप्लेनेशन में ऐसा कुछ खास नहीं। अगला है, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई, तो किसके, वो यहाँ पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन असहयोग आंदोलन, स्वराज दल की स्थापना असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुई थी। और कब हुई थी? 1923 में हुई थी। किसने की थी? तो सीआर दास जी के साथ मोतीलाल नेहरू जी थे, इन्होंने की थी। और सीआर दास इसके अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू जी जो हैं इसके महासचिव जो है वो थे। अगला है, स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो आपका मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, यही आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलताओं के बाद जो है वो आपका हुआ था? तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, हमने अभी बात की असहयोग आंदोलन जो हुआ था तो वो असफल हुआ, उसके जस्ट बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ, 1923 में हुआ। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, ये आपका सही हो जाएगा। लाइक शेयर करते रहिएगा जो लोग भी वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष जो है वो इनमें से कौन थे? तो चित्तरंजन दास जी, आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। जेल से छूटे थे 1922 में, और उसके बाद ये गए थे गया में, कांग्रेस सम्मेलन के निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में घोषित हुए थे। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो चित्तरंजन दास, अभी ऊपर आपने देखा भी वही चीज यहाँ पूछी गई है। अगला आपका, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है, इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। आंसर हो जाएगा सी वाला। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। आंसर की बात करते हैं, 1928 में आया था, और साइमन कमीशन का गठन जस्ट एक साल पहले 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। इसमें टोटल 7 जो है वो सदस्य थे, और इसकी अध्यक्षता जो थी वो सर जॉन साइमन कर रहे थे। इसमें सभी सदस्य जो है वो अंग्रेज थे, इसीलिए श्वेत कमीशन कहकर इसका विरोध भी हुआ था। और 3 फरवरी 1928 की बात करें तो साइमन कमीशन कहां पहुंचा था? बंबई जो है वो पहुंचा था। नेहरू रिपोर्ट किसकी डैश की अध्यक्षता में कमेटी द्वारा तैयार किया गया था, और इसका विषय क्या था? ये चीज यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आंसर सी हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू जो है इनके द्वारा जो है नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया गया था। और अगर बात करते हैं, तैयार नहीं, आप ये इस चीज को समझिए, अध्यक्षता में जो है कमेटी द्वारा तैयार किया गया था, तो इनकी अध्यक्षता में जो है एक कमेटी के द्वारा तैयार किया गया था। इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। नेहरू रिपोर्ट आई कब थी? तो ये 1928 में आई थी, इस समय को भी आप याद रख सकते हैं। इस रिपोर्ट में सबसे खास क्या था? वो था डोमिनियन जो स्टेट है उसकी जो है वो मांग की गई थी, और सब वयस्कों के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार, बाकी भी चीजें थी, पर सबसे ज्यादा ये है इंपॉर्टेंट, डोमिनेंट स्टेट की मांग। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था, तो ये आपका 1929 में
और इसके अलावा 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, इनकी अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए। बाकी इसमें एक ये पॉइंट ये भी लिखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, इन्होंने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया था और कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पूछा जाता है ये दिवस कब, तो 26 जनवरी को ही आपका पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जो है वो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन रहा, तो अभी ऊपर देखा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, यही आपका सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया, तो 26 तारीख थी, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 26/1 यानी 26 जनवरी 1930। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। आंसर की बात करते हैं तो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाजवाद का समर्थक इनमें से कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था, तो ये कौन थे, ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये सोवियत संघ के समाजवाद से प्रभावित जो है वो थे। इन्होंने 1927 में सोवियत संघ की यात्रा भी की थी। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किसने उठाई थी, अब यहाँ 1921 की बात की गई है। आंसर की बात करते हैं तो मौलाना हसरत मोहानी। दोनों में अंतर है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये पूर्ण स्वतंत्रता है, वो पूर्ण स्वराज करके था। तो 1921 के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता में कहां पर हुआ था, ये अहमदाबाद में हुआ था, 1921 का था। और ये जो अध्यक्षता की थी वो हकीम अजमल खान ने जो है अध्यक्षता की थी। और इस अधिवेशन में सबसे पहले ने मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी और महात्मा गांधी जी इस मांग के पक्ष में नहीं थे। दांडी यात्रा कब हुई थी, तो आपको पता है 1930 में हुई थी और आपकी तारीख 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होकर के 80 टोटल अनुयायी के साथ 24 दिनों की यात्रा के साथ 6 अप्रैल 1930 को पहुंच गए थे और सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। एक चीज आदमी ये भी लिखी है, तमिलनाडु में गांधीवादी नेता थे सी राजगोपालचारी, जिन्होंने तिरुचेनकोड आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदारण्य नामक एक नमक यात्रा भी की थी। वैसे पूछा नहीं जाता है, लिखा हुआ है। अगला कह रहा है 1930 में महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था, तो ये आपका अभी पेट में भी पूछा जा चुका है। कई लोग दांडी और साबरमती में जो है वो कंफ्यूज हो गए थे, तो ध्यान रखिएगा सादा वर्ड होता है, सा पहले आएगा दा बाद में। कहते हैं ना सादा जीवन उच्च विचार, तो सादा वर्ड याद रखिएगा। अगला, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था, तो वो आपका था चौकीदारी जो है वो सही हो जाएगा। नमक सत्याग्रह के साथ साथ हुआ था और बिहार में लोगों ने किया था इसका विद्रोह। तो वही यहाँ लिखा है कि 24 दिनों की लंबी यात्रा दांडी वाली यात्रा हो गई, उसके बाद औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। बिहार में लोगों ने क्या किया, नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी करके द्वारा सरकार का विरोध जो है वो किया था। तो बिहार में हुआ था, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अगला है, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी, तो ये आपकी टोटल 24 दिन चली थी दांडी यात्रा। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था, गफ्फार खां थे या अली खां अंसारी बंधु, तो आंसर यहाँ पर पहला ही हो जाएगा। अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसी को ही लाल कुर्ती के नाम से भी आपका जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो आपको पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था उसके जस्ट बाद ही ये देखने को मिला था, जो कि अभी ऊपर हमने आपको बताया भी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर बात करें तो इसकी असफलता के बाद महात्मा गांधी जी ने महत्व दिया था, तो रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया था, जो कि आपको यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इनकी एक पत्रिका भी थी हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र, इसका प्रकाशन इनके द्वारा होता था, वो भी आप याद रख सकते हैं। अगला, इनमें से किस भारतीय सेना ने लंदन में पहले गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, तो मौलाना मोहम्मद अली ने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पहले गोलमेज सम्मेलन की बात हो जाए, दूसरे तीसरे की, सब लंदन में ही हुए थे और पहले गोलमेज सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और बाकी लोगों के नाम भी यहाँ लिखे हुए हैं। अगला है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और अगर बात करते हैं महात्मा गांधी जी, तो ये एकमात्र दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग इन्होंने लिया था, वो भी गांधी इरविन समझौता के बाद लिया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 में हुआ था। इसी में इन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी जी आइए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आते हैं, चाय पीते हैं, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इसीलिए महात्मा गांधी जी गए थे।
गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई थी। सभी जो युद्धबंदी थे उनके विरुद्ध जो भी हिंसा का आरोप नहीं था उनको रिहा करने का आदेश हो गया था। विदेशी कपड़े और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार मिल गया था। और ये हुई घटना थी 5 मार्च 1931 को। साथ ही साथ नमक बनाने का अधिकार जो है वो मिल गया था, अनुमति मिल गई थी। और कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, ये भी यहाँ पर हो गया था। अच्छा, इसमें ये तो स्वीकार तो हो गया था, पर इस समझौते से जनता भैया निराश हो गई थी। क्यों? क्योंकि आपको पता है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी ना दिए जाने की जनता की मांग को इसमें शामिल ही नहीं किया गया था। ये एक बड़ा जनता का आक्रोश का कारण था। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ है। ऐसे ही दूसरा का समय 1931 से 1931 सितंबर से दिसंबर, और तीसरा जो है वो 1932 से 1932 नवंबर से दिसंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो कौन से में नहीं लिया था? तो आपका इनमें से कोई नहीं वाला या एक से अधिक वाला हो जाएगा, क्योंकि केवल दूसरे में ही भाग इन्होंने लिया था। ये तो हम बता चुके हैं आपको। दूसरे गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहे थे? तो आंसर की बात करेंगे तो आपका आंसर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो है इस प्रश्न पर असफल रहे थे। सांप्रदायिक समस्या जो विवाद था उसके कारण ये पूरी तरीके से असफल रहा था। आपको ये भी पता है भीमराव अंबेडकर जी जो थे इन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग भी जो है वो की थी, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया था। और बाद में आपने देखा था पूना पैक्ट के रूप में, जो भी आगे क्वेश्चन आएगा। महात्मा गांधी जी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे? तो ये लंदन से भारत लौटे थे। गोलमेज सम्मेलन भी यही हुआ था, तो ऐसे आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। और कहाँ लंदन से आए थे? तो वापस बंबई जो है वो आए थे। गांधी अरविंद समझौता के हस्ताक्षरित होने से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वो थे तेज बहादुर सप्रू। ये मैंने अभी बताया कि जब बात होती है समझौते की तो वो आपका तारीख थी 1931 5 मार्च की, और इसमें किसने अपनी भूमिका निभाई थी? तो तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर, इनके प्रयत्नों से गांधी अरविंद समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 को इनमें से कौन सा समझौता हुआ? गांधी अरविंद समझौता हुआ। अगस्त 1932 के रेमजे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के पहली बार एक पृथक जो निर्वाचक समूह है वो बनाया गया था, तो मुसलमानों के लिए बनाया गया था या अछूतों के लिए? आंसर आपका डी वाला जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। रेमजे रेमजे जो मैकडॉनल्ड थे 16 अगस्त 1932 का समय था। सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया गया जिसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानसभा में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, और पृथक निर्वाचक मंडलों के द्वारा जो है वो इसको किया जाना था। मुसलमान और सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय, महिलाएं का तो पहले से अल्पसंख्यक माना जाता था। अब इस नए कानून के अंतर्गत दलित वर्ग के अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से इनको अलग कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपका सांप्रदायिक अवार्ड और पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो 71 और 147 सीटें दी गई थी, जिसमें आपको पता है कि सुरक्षित सीटों की संख्या दलितों के लिए 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 147 कर दिया गया था। और केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या 18% कर दी गई थी वृद्धि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इससे जो नॉलेज मिल रही है आपको ना, ये 147 सीटें कर दिया गया था। ये पूना पैक्ट जब अभी आगे क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? तो ये था दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व करना। ये हुआ कब था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो पूना में आयोजित हुआ था। गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। इसमें बेसिकली हुआ यह था कि जो प्रांतीय विधानमंडल था उसमें दलित वर्ग के लिए 147 सीटें आरक्षित की गई थी, और सांप्रदायिक अधिनिर्णय में केवल 71 सीटों को ही व्यवस्था की गई थी। केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई थी। तो ये आपका बेसिकली अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला है बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था आपका बाबा साहब अंबेडकर जी ने, जिनको 1924 में बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा नामक एक संस्था इनके द्वारा बनाई गई थी। आपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो वो आपका था कार्यकारिणी कमेटी 1937 की। ये 1937 हो जाएगा। बाकी संयुक्त प्रांत और बिहार में काश्तकारी बिल जो है वो पारित किए गए थे, ये आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन ही नहीं था? तो ये आपका 1935 के अधिनियम को इन्होंने कहा था। बहुत बढ़िया है इनका स्टेटमेंट। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री भी रहे थे, पंचशील सिद्धांत के प्रणेता भी रहे थे। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई जो सरकार थी उसने किस कारण बस इस्तीफा दे दिया था?
तो वो कारण जो था वो था राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। ये आपका यहाँ पर सही होगा। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर 1937 में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए थे और इस प्रांतों में अगर बात करें तो 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित भी किए थे, जिसमें मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत जो है वो आपका आता है। फिर जब सरकार बन गई तो ये चाहते थे जो राजनीतिक कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। अब इनका लगातार विरोध हो रहा था। फिर ऐसे में यही हुआ कि जो उत्तर प्रदेश है जिसको कहते हैं संयुक्त प्रांत पहले, और बिहार, इनकी चुनी हुई कांग्रेसी सरकार ने 1938 में दे दिया था त्यागपत्र। बिहार किसान सभा से कौन इनमें से जुड़ा हुआ था? तो वो जुड़े हुए थे आपके इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। अगर बात करते हैं किसान आंदोलन बिहार में शुरुआत किसने की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के नेतृत्व में हुई थी। 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना हुई थी और उसी में ही करने में, यानी सभा का जो विस्तार करने में हेल्प की थी राहुल शंकरत्यायन, पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा, ये सभी थे, जो कि आपको सभी ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं उपयुक्त में से एक से अधिक वाला ऑप्शन हो जाएगा, पर मेन आपको याद रखना है स्वामी सहजानंद जी का नाम। अगला है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो पटना में जो है ये आयोजित हुई थी और इसमें अखिल भारतीय समाजवादी दल की स्थापना को औपचारिक मान्यता भी दी गई थी। अगला है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन जो है वो किया गया था, तो ये 1936 में जो है वो किया गया था, लखनऊ में जो है वो किया गया था, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। ये अभी ऊपर एक क्वेश्चन आया था, वहां बताया भी था। अगला क्वेश्चन आपका, बाकी ये बता चुके हैं, इसके संस्थापक थे स्वामी सहजानंद जी। अगला क्वेश्चन, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो वो कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। लखनऊ में भी अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष इन्हीं को ही चुना गया था। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो ये हुआ था आपका लखनऊ में। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने ही इसकी अध्यक्षता भी की थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन भी किया था। उनकी मृत्यु से ठीक पहले जो है इसका गठन किया था और ये इन्होंने 1936 में जो है आपका किया था। इस संगठन की मूलभूत जो मांग थी भूमि, जलमार्ग, इन सभी से संबंधित थी कि इनका राष्ट्रीयकरण जो है वो किया जाए। अगला है भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष इनमें से कौन थे? आंसर की बात करते हैं तो लाला लाजपत राय जो है वो थे भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष के रूप में, लाला लाजपत राय। और इसकी स्थापना की किसने थी? तो एम एन जोशी ने जो है इसकी स्थापना की थी। कब की थी इसकी स्थापना? 1920 में की थी। और कहाँ की थी स्थापना इसकी? तो बंबई में की थी, जिसका नाम था ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन इसी को ही जो है वो कहते हैं। परंतु अगर बात करें इसके पहले अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष यहाँ पर लाला लाजपत राय थे, यही प्रश्न आपसे पूछा गया था। और उपाध्यक्ष जो थे उनका नाम था जोसेफ बैप्टिस्टा करके, और महामंत्री के दीवान चमन लाल बजाज करके थे। चमन लाल से रिलेटेड ऊपर हमने बताया था। बाकी इसके विभाजन को लेकर के लिखा है, इसकी पहला विभाजन 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ था। उसके बाद ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना हुई थी और उस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। अगला है ट्रेड यूनियन आंदोलन जो है उसके क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? 1926 से 1939 के बीच का ये समय था और इस दौरान एम एन रॉय, मुजफ्फर अहमद और भी बहुत से यूनियन आंदोलन के नेता थे। आप सीधे याद रखिएगा, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी जो चरण का समय था 1926 से स्टार्ट होकर के आपका 1939 तक चलता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। कब हुई थी? तो ये हुई थी 1934 में। जयप्रकाश नारायण कौन सी पार्टी से जो है वो संबंधित थे? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी से जो है ये संबंधित थे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? 1934। कहाँ हुई? पटना में हुई। संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण और बाकी अन्य सदस्य। तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखने, अन्य सदस्य इतना नहीं पूछा जाता है। जयप्रकाश नारायण इनमें से कौन सी पार्टी से जुड़े थे? ऊपर ही अभी आपने देखा, तो इस पार्टी का नाम था कांग्रेस समाजवादी पार्टी। कांग्रेस ऑप्शन में सोशलिस्ट पार्टी करके लिखा है, यही सही हो जाएगा। अगला है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण, यही सही हो जाएगा। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र जी ने किया था। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते थे? तो ये लोक नायक के नाम से जाने जाते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है, तो ध्यान जरूर रखिएगा। 1942 का समय था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय था। इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसिफ अली के साथ मिल करके गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था और 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर
संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है वो किया था। बाद में इनको भारत रत्न भी मिला था, वो आप सभी को पता है, जयप्रकाश नारायण जी को। लोकनायक के नाम से अभी हमने देख लिया जयप्रकाश नारायण। 300 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, यानी अब 80 प्रश्न और रह गए, तो 380 टोटल प्रश्न हैं। हमने स्टार्ट कब से किया था? 200 प्रश्न से स्टार्ट किया था। 200 से 300 पहुंचने में हमें 34 मिनट लगभग लगे हैं, 34-35 मिनट, आधे घंटे में हमने निपटा दिया। निपटाने का मतलब यह है कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, स्पीड का भी ध्यान रखा है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड बढ़ा घटा सकते हैं। बढ़ते हैं 301 प्रश्न की तरफ। और वीडियो जो भी जुड़ते जा रहे हैं, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा, मोटिवेशन हमें मिलता रहे आपके लाइक से। जयप्रकाश नारायण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1946 में, अप्रैल में, 12 अप्रैल 1946 को। ये जो है एक्चुअल में जेल जो लाहौर के किले से रिहा हुए थे, उसके बाद ही ये दिवस आपका मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका थे सुभाष चंद्र बोस। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनका पट्टाभी सीतारमैया से संबंधित एक विवाद था, जो मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया था। और अगर नहीं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाला वीडियो देखा है तो इसी वीडियो के कमेंट में जाइएगा, सारे वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। आपको पता है 1938 में जो अधिवेशन हुआ था वो हरिपुरा अधिवेशन था, गुजरात में पड़ता है। और 1939 में जो अधिवेशन था वो आपका त्रिपुरी अधिवेशन था। इसमें जो 1938 वाला था, इसमें सुभाष चंद्र बोस जी बिना किसी विरोध के चुन लिए गए थे। 1929 में भी, ये 39 में भी जो है ये जीत गए थे। परंतु बाद में ये हुआ कि सीतारमैया जो है महात्मा गांधी जी चाहते थे कि बने, और इस कारण से बाद में इन्होंने दे दिया था इस्तीफा, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फिर सुभाष चंद्र बोस की जगह नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था। बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और हारे किसे थे? सीतारमैया जो है इसमें हारे थे त्रिपुरी अधिवेशन में। प्रांतीय सरकारों का जो गठन है वो इनमें से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये 1935 का अधिनियम था आपका, ध्यान रखिएगा। प्रांतीय सरकारों के गठन का लेकर के 1935 का भारत सरकार अधिनियम था, जिसमें आप देखेंगे तो 5 प्रांत भी थे, मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत और बरार, संयुक्त प्रांत और उड़ीसा। इसमें टोटल अलग अलग सीटें दी गई जिसमें पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। इसी को लेकर अभी ऊपर क्वेश्चन हमने देखा था कि इसमें पूर्ण बहुमत मिल गया था, उसके बाद फिर इन्होंने क्या कहा कि जो राजनीतिक बंदी उनको रिहा कराया जाए, उसको लेकर के मान नहीं रहे थे, तो फिर इन्होंने बाद में क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था। वो चीजें ऊपर अभी हम बता चुके हैं। अगला कह रहे हैं इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना 1901 में हुई थी। उद्देश्य था इसका, जो भी देसी नरेश हैं उनके राजकुमार और सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भारत सरकार तथा देसी राज्यों के बीच जो संबंध है उसको सुधारा कैसे जाए। बटलर समिति का गठन कब हुआ था? 1927 में हुआ था। इसको भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। और अगर बात करते हैं भारतीय नरेशों ने, एक सुप्रसिद्ध वकील थे जिसका नाम था सर स्कॉट, इसको कमेटी के सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त भी किया था। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब किया गया? 1927 में किया गया। साइमन कमीशन का जो समय है उससे आप इसे याद रख सकते हैं, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस। बाकी इसमें भूमिका बलवंत राय मेहता थे, मणिकलाल कोठारी थे, ये भी नाम लिखे। अगला कह रहा है दूसरा जो विश्व युद्ध था उसके समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। आंसर की बात करते हैं तो विंस्टन चर्चिल जो है वो थे। दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच हुआ था, और कार्यकाल विंस्टन चर्चिल की अगर बात करें तो 1940 से 45 तक था। अगला क्वेश्चन, नाउ और नेवर जो पैम्फलेट है ये किसने लिखा है? तो ये लिखा था रहमत अली ने। आंसर हो जाएगा सी वाला। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो है उसका एक छात्र चौधरी रहमत अली था, जिसने 1933 में एक परिचय में जिसका शीर्षक था अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर, इसमें एक नई अस्मिता के लिए एक अलग राष्ट्रीय दर्जे की मांग की थी, जिसे उसने पाकिस्तान नाम दिया था। और पाकिस्तान की रचना ये सब प्रांत के पहले अक्षर से किया गया था, जिसमें पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान, के से कश्मीर, एस से सिंध और तान से आपका बलूचिस्तान, इस तरीके से था। तो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है कि नाउ और नेवर, ये रहमत अली जो हैं इन्होंने दिया था, और इसमें इन्होंने पाकिस्तान को लेकर के बात जो है वो की थी 1933 में। अगला है पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये लियाकत अली खां और मोहम्मद अली जिन्ना में से मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन। आपको पता है 1940 का मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। अध्यक्षता इसकी किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। और इस अधिवेशन में ही आपका एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है
ये पूछा भी जाता है। और ये अगर पूछा जाए मुस्लिम लीग के संस्थापक के रूप में तो सलीमुल्लाह देखने को मिलता है, आगा खां देखने को मिलता है, तो उसमें आप इनको टिक मत कीजिएगा क्योंकि हम अलग से बता चुके हैं। मोहम्मद अली जिन्ना बाद में जुड़े थे। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो ये पारित हुआ था 1940 में, जो कि अभी ऊपर आपको बताया भी मैंने। और मुसलमानों बाकी ऐसा कुछ खास नहीं। अगला है व्यक्तिक सत्याग्रह, इंडिविजुअल सिविल करके था, इसने को किसने स्टार्ट किया था? इसको स्टार्ट किया था विनोबा भावे ने। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में और युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था। विनोबा भावे इसके पहले सत्याग्रही थे और जवाहरलाल नेहरू जी दूसरे थे। अगला है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की या के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो ये कौन थे? अभी ऊपर देखा हमने, विनोबा भावे जी थे, तो ये तो आपको याद हो गया होगा। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। सर्वोदय शब्द के दो शब्द हैं, सर्व जिसका अर्थ है सबका और उदय मतलब होता है उत्थान से संबंधित, तो इसका प्रयोग सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने जो है वो किया था। एक पुस्तक भी है जॉन रस्किन की जिसका नाम है अनटू दिस लिस्ट, इसके अनुवाद में इसका यूज जो है वो किया गया है। किसकी दृष्टि से क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक, ये जो है वो था, तो ये आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। और इंग्लिश का भी नाम देख लीजिएगा, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक, का पता चले इंग्लिश में ही सीधे पूछ लिया जाए तो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है इसको कहा था, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आप जानते हैं ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 और समय के साथ साथ आपको पता होना चाहिए किसने, तो महात्मा गांधी जी, उनके साथ साथ मौलाना आजाद, सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। पर एक्चुअल में हो नहीं पाया था ना, इसलिए आंसर इन्होंने इनमें से एक भी नहीं दिया है। वैसे आप देखेंगे तो मेन तो महात्मा गांधी जी थे, परंतु अगर आपको पता है ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था, उसके बाद सबको गिरफ्तार कर लिया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो नेतृत्वहीनता की स्थिति उसकी बन गई थी, इसीलिए इन्होंने इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया है। वैसे महात्मा गांधी जी के साथ अगर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नहीं देते तब आप इनके साथ जा सकते थे। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब था? तो 1942 में तो हुआ था। तारीख क्या थी? तारीख थी 9 अगस्त 1942 की। और ये देखिए यहाँ बताया भी गया, ऑपरेशन जीरो आवर जो है वो चलाया गया था। जितने भी बड़े नेता थे, महात्मा गांधी जी, सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को गिरफ्तार करके सरोजनी नायडू सहित कहाँ रखा गया था? पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव देखने को इन सभी जगह पर मिला था। बाकी ये ध्यान रखिएगा कहाँ रखा गया था। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? दिया किसने नारा था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में दिया था 8 अगस्त 1942। और ऊपर तारीख देखिए 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त ही सही है, 8 अगस्त नहीं। इसमें लिखा है कि संशोधनों को पास कर दिया गया था, हो सकता है एक दिन का उस आधार पर इन्होंने अंतर लिखा है। अगला है 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की थी। तो उस समिति के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? तो उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। वर्धा में जुलाई 1942 में हुई जो कांग्रेस की समिति थी उसकी बैठक में मौलाना जो अबुल कलाम आजाद थे, सरोजिनी नायडू थी, नेहरू जी थे, बहुत से लोग थे, इन्होंने भाग लिया था। भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास हुआ था, पर अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की थी। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चर्चिल थे, विंस्टन चर्चिल थे, ऊपर बता चुके हैं हम आपको। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, ये भी अभी ऊपर आया था क्वेश्चन कि आगा खां पैलेस में किया गया था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन जीरो आवर जो है वो चलाया गया था। अगला प्रश्न आपका, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रूप से आपको देखने को मिले थे? तो आपका बिहार में देखने को मिले थे और संयुक्त प्रांत जिसको उत्तर प्रदेश पहले नाम से जाना जाता था, इसी में देखने को मिले थे। बाकी स्थिति भी देखिए, जैसे बिहार में गया है, भागलपुर है, सारण है, पूर्णिया है, शाहाबाद है, चंपारण है, मुजफ्फरपुर है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि बिहार का आप पेपर देंगे। अगला क्वेश्चन आपका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था, कहां भेजा गया था? तो ये आपका भेजा गया था बांकीपुर नामक जेल में। और अगर बात करते हैं, ये 1942 को लेकर के बात की गई, जेल बांकीपुर थी पर स्थान जो था वो आगा खां के महल में नजरबंद किया गया था, वो यहाँ बताया गया। गांधी जी के साथ साथ सरोजनी नायडू भी जो है वो थी। ये बांकीपुर पड़ता कहाँ है? तो पटना में पड़ता है। पटना में ही गिरफ्तार करके पटना बांकीपुर जेल में जो है आपका नजरबंद किया गया था। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? तो ये आपके कहाँ लाए गए थे? जयप्रकाश नारायण के साथ ही ये लाए गए थे। हजारीबाग जेल से भागे थे किंतु मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए थे और बक्सर जेल जो है ये लाए गए थे।
ऑप्शन में देखेंगे तो बक्सर है ही नहीं, तो यानी कि इसमें त्रुटि है प्रश्न में, ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे? तो ये आपके थे जयप्रकाश नारायण जी, वो जो कि ऊपर भी आपने देखा। 9 अगस्त 1942 को किन दो नेताओं हजारीबाग को गिरफ्तार किया गया था, वहां से गिरफ्तार किया गया था? तो उसमें आपके शिव कुमार और रामानंद जी जो है वो सही हो जाएंगे। बाकी ये तो मैंने बताया था कि जितने भी बड़े नेता थे ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सबको गिरफ्तार किया गया था। अगला है महात्मा गांधी जी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए थे। इसमें रेल सेवा पूरी तरीके से ठप हो गई थी। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? तो ये जिला आपका पटना इसमें से था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाकी आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने दमना चक्र चलाया था। इस दमन से क्रुद्ध होकर जनता कई स्थानों पर हिंसक कार्रवाई हुई थी, वो सब यहाँ आपको देखने को मिलेगा। रेल सेवा पूरी तरीके से ठप हो गई थी। मद्रास और बंगाल में सबसे ज्यादा प्रभावित देखने को मिला था। बिहार में कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं हुई थी, जिसमें पटना सबसे अधिक प्रभावित जो है वो रहा था। अगला प्रश्न है आपका, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो आपका भारत छोड़ो आंदोलन के थ्रू मिली थी। बता चुके हैं, ऊपर क्वेश्चन आया था, यही बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बाकी घटना 9 अगस्त 1942 को हुई थी, ये बताया था मैंने, और काफी कांग्रेसी नेता थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली के नाम से ये प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी घटना इनमें से सबसे पहले हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवल का आगमन, कैबिनेट मिशन का आगमन। आंसर की बात करते हैं, बी वाला क्रिप्स मिशन का आगमन जो है ये घटना सबसे पहले हुई थी। इसमें सभी घटनाओं का ये भी देख लेते हैं कि कब कब हुई थी। जैसे क्रिप्स मिशन का जो आगमन था मार्च 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो अगस्त 1942 में हुआ था। देखिए 1942 में तो दोनों है, परंतु क्रिप्स मिशन मार्च में आया था, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त में आया था, दोनों में अंतर है। इसके साथ साथ गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवल का आगमन जो हुआ था अक्टूबर 1943 में हुआ था। कैबिनेट मिशन का जो आगमन था वर्ष 1946 में हुआ था। तो ये आपका सभी क्रम हो जाएंगे, इसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्रिप्स मिशन हो जाएगा। अब यहाँ पर कथन कारण वाला क्वेश्चन है, जिसमें कथन दिया गया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रहा था, और इसका विचार ये था, ये कारण दिया गया, इसका विचार ये था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में और ज्यादा देरी हो गई। तो सही जो है यहाँ पर पहला तो सही है, परंतु दूसरा वाला गलत है, यानी ए आपका जो कारण था वो यहाँ पर गलत था, और कथन जो था ए वाला, नहीं कारण के आर से दर्शाया गया था ना, तो कारण आपका यहाँ पर गलत था और कथन जो है वो आपका सही था। बाकी यहाँ पर बताया गया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से अलग था। 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के 1947 में समाप्त होने तक के किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका ही नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए, इसकी स्थापना किस वर्ष में जो है वो हुई थी? तो 1942 में जो है हुई थी। रास बिहारी बोस ने टोक्यो में एक सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय सेना या आजाद हिंद फौज के गठन को लेकर के निर्णय लिया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें से 1945 से 1946 में दिल्ली जो है उसमें हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में कौन से वकील थे जो पेश हुए थे? तो उनका नाम था भूलाबाई देसाई। ये जो है वो पेश हुए थे, कब पेश हुए थे? 1945 से 46 में पेश हुए थे। बाकी इसमें और भी लोग थे, उनकी बात भी की गई, पर आपको मेन ये ध्यान रखना है समूह की अध्यक्षता भूलाबाई देसाई ने जो है वो की थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई थी? तो आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी 21 अक्टूबर 1943 को। अच्छा, इस चीज को भी समझिए कि रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को दी थी 7 जुलाई 1943 को, और 21 अक्टूबर 1943 जो कि प्रश्न में पूछा गया था वो सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन करके आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की थी। दो लोगों का नाम देखने को मिलता है, एक रास बिहारी बोस जी का और एक आजाद हिंद फौज के संदर्भ में सुभाष चंद्र बोस जी का। अगला क्वेश्चन है, 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी, कहां आई थी? तो ये सिंगापुर में जो है आपकी आई थी। अगर बात करते हैं रास बिहारी बोस, तो ये हम बता चुके हैं कि इन्होंने इनको सौंपी थी, और 1943 से ये टोक्यो गए थे। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार गठित जो है वो की थी। अगला है, आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसको स्थापित किया था? तो डॉक्टर मोहन सिंह जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सही हो जाएगा, इनके मन में आया था।
फॉरवर्ड ब्लॉक बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वो किसने की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। और अगर बात करें कब हुई थी, तो मार्च 1939 में जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वो हुई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस, अभी ऊपर क्वेश्चन आया था, बता चुके हैं। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक जो शब्द नेताजी लगता है वो किस देश में जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था आपका जर्मनी में। अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है। नेताजी शब्द जर्मन विदेश मंत्रालय द्वारा दिया गया था। 1939 में इन्होंने ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला है सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे, तो इनमें से किसी के साथ भी नहीं जुड़े थे, किसी भी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। संविधान सभा के अगर पहले अधिवेशन की बात करें 9 दिसंबर 1946 को जो हुआ था, उसमें ये अस्थायी अध्यक्ष जरूर चुने गए थे, ये हम बता चुके हैं। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े थे और आईएनए आंदोलन के साथ ये वापस से जुड़े भी रहे थे, तो इनका नाम क्या था, इनका नाम था सीलभद्र याजी करके। सीलभद्र याजी जो है वो बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जो कि महात्मा गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी से जुड़े हुए थे, और वही यहां पर पूछा गया था। इसमें आपको सही मिलान करना है, बारदौली, चौरी चौरा, यरवदा, नावकी, इस प्रकार से। और इधर महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। अब अगर मिलान की बात करते हैं तो यहाँ 1 2 3 4 दिया है, हम डायरेक्ट ही बात कर लेते हैं। इसमें आंसर में दिया गया है कि जो बारदौली है वो गुजरात राज्य में स्थित है। चौरी चौरा की बात करते हैं तो ये वर्तमान में आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को हिंसक भीड़ ने एक थाने को जला दिया था। 23 पुलिसकर्मी जल गए थे, और इसी से महात्मा गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। और यरवदा जो जेल है वो महाराष्ट्र में स्थित है, और नाओखली जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। बस यही स्थान आपसे पूछे गए थे कि कौन सा किससे मैच होगा, क्लियर हो गया होगा। यहाँ एक पॉइंट और लिखा गया है कि नाओखली जो था वहां पर स्वतंत्रता के समय भीषण दंगे भी जो है वो देखने को मिले थे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, 1942 में तो आया था, पर इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं सही होगा, क्योंकि 24 मार्च 1946 था, जो कि यहाँ पर मार्च 1942 दिया गया है। सब 1942 ही दिया गया है, मतलब 1942 नहीं, 1946 वाला होगा। 24 मार्च 1946 को दिल्ली भारत आया था कैबिनेट मिशन। अध्यक्ष आपको पता है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत के सचिव थे। अन्य 2 सदस्यों में स्टैफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, और एवी अलेक्जेंडर थे नौसेना मंत्री के रूप में। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा जो है वो की गई थी, तो ये अध्यक्षता की गई थी सर पी लॉरेंस के जो है वो द्वारा। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता इन्हीं के द्वारा की गई थी। क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में जो है ये सत्याग्रहण किया था इन्होंने। बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है। अच्छा, अध्यक्ष हम ऊपर ही बता चुके हैं। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य ही नहीं थे, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें से वेवेल जो है ये कैबिनेट मिशन के सदस्य ही नहीं थे, वही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी, तो ये थे आपके अबुल कलाम आजाद, जिन्होंने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं जो है वो की थी। कांग्रेस द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष उस समय कौन था, तो ये थे आपके जेबी कृपलानी। बता चुके हैं हम कि 1946 में थे, और बाद में पट्टाभी सीतारमैया आए थे। भारत के विभाजन के समय इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। यहाँ पर आपके आंसर जेबी कृपलानी सही हो जाएगा। 1946 में रहे थे, इसीलिए ये आपका सही होगा। और 1946 के मेरठ अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने थे, तो चाहे तो स्थिति भी याद रख सकते हैं। 1947 तक ही अध्यक्ष बने थे, उनके इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बनाए गए थे। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। जेबी कृपलानी के इस्तीफे के बाद जो है ये आए थे। अगला है इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक। निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध जो गुरिल्ला युद्ध है इसकी अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए, वे आपके इनमें से कौन थे, तो वो आपके थे जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी भारत के नाजीवाद, फासीवाद और साम्राज्यवाद, ये तीनों इससे संबंधित हैं। इसी की बैठक में बहुमत प्राप्त किया था, वही यहाँ बताया गया है। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत को किसने स्वीकार किया था, तो 1853 में स्वीकार हुआ था। और ये जो स्वीकार हुआ था
ये 1853 के चार्टर एक्ट से हुआ था, ये बता चुके हैं हम ऑलरेडी आपको, जिसमें आपका डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी और जो नियुक्तियां थी वो अप्रतियोगी परीक्षाओं से किया जाने को लेकर के इसमें निश्चय किया गया था। अगला है आपका 350 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो ये था आपका 1786 का एक्ट, आपका पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, जो हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, मॉडल पेपर करा रहे हैं, उसमें पहला तो हम पहले भेज चुके थे, दूसरा वाला जो मॉडल पेपर था वो भी हमने भेज दिया था, विद आंसर भेज दिया था। तो टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं आप जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि हमने टोटल 500 लाइक का लक्ष्य रखा था, जिसमें जैसे जैसे कंप्लीट होते जा रहे हैं वैसे वैसे उसके सभी के जो पीडीएफ हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यहाँ पर 1786 का एक्ट हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार इसमें ही मिला था। सेम टारगेट इस वाले वीडियो में भी है, 500 लाइक जल्दी से पहुंचा दीजिए, पीडीएफ विद आंसर हम आपको भेज देंगे टेलीग्राम चैनल पर। थोड़ी सी मेहनत आप भी कर सकते हैं, आपसे कई गुना मेहनत ज्यादा हम यहाँ कर रहे हैं। 1.5 घंटे के वीडियो लगातार आप देख रहे हैं, दिन में 2 बार। 351 प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 किसने समाप्त किया था? तो आपको पता है प्रांतीय द्वैध शासन इसमें व्यवस्था जो है वो समाप्त हुई थी और प्रांतीय स्वायत्ता जो है वो लागू हो गई थी। वही चीज यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है वो हुआ था। सुमेलित करना है, एक तरफ पुस्तकें दी हैं, एक तरफ लेखक दिए हैं, और इसमें अगर आप देखें तो नीचे ऑप्शन भी दिए गए, हम डायरेक्ट ही आंसर में देखते हैं और सारी रचनाएं दी गई होंगी। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद द्वारा जो है वो लिखित है। भारत का स्वाधीनता संग्राम का इतिहास है। आनंद मठ की रचना क्या है? आनंद मठ की जो रचना है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है वो की है। इसका कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। उसके बाद प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा जो है, ये आपकी राजा राम मोहन राय जी की जो है वो रचना है। अवर इंडियन मुसलमान्स डब्ल्यू हंटर, इसकी रचना किसने की है? तो के दत्ता ने जो है वो की है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, ये बिहार की रचनाओं को लेकर बात की गई है। ठीक है, तो बस ऊपर की वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी किसमें क्या है, जिसमें सन्यासी विद्रोह किसमें वर्णन किया गया है, इस बात को याद रख सकते हैं। अगला, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो तारकनाथ दास ने जो है वो शुरू किया था अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार। 1910 में भारतीय सेना से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का आह्वान किया गया था। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था इनमें से? तो वैलेंटाइन सिरोल करके जो आप नाम देख रहे हैं ये थे। इन्होंने ही बाल गंगाधर तिलक जी को भारत में अशांति का जन्मदाता भी कहा है। मानहानि का मुकदमा तक दायर किया था इन्होंने। अगला, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक जो है वो इनमें से कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो आप देख रहे हैं ये आपका सही हो जाएंगे। 1865 ईस्वी में लिखित ये उनका पहला उपन्यास था। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पटना से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है। इंडियन नेशन नामक जो अखबार है ये प्रकाशित होता था। दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने इसका प्रकाशन स्टार्ट जो है वो करवाया था 1931। झंडा गीत करा चुके हैं क्वेश्चन, ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था श्यामलाल पार्षद जी ने। और अगला क्वेश्चन, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, कितने वर्षों के लिए हुई थी? तो 6 वर्षों के लिए इनको जो है वो जेल हुई थी। और कारण क्या था? सरकार के खिलाफ भड़काने वाले लेख लिखने के लिए जो है इनको गिरफ्तार जो है वो किया गया था। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था वो इनमें से कौन थे? वो थे आपके सी राजगोपालचारी। स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार सी राजगोपालचारी, और ये भारत के पहले भी थे स्वतंत्र भारत के, और साथ ही साथ आपके अंतिम गवर्नर जनरल भी जो है वो थे। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जो है वो जाने जाते हैं? तो गुरुदेव के नाम से कौन जाने जाते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। जन्म कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, 1861 में हुआ था। और श्री देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के 14वें बालक के रूप में, ये माता पिता का नाम लिखा हुआ है। और बाकी शांति निकेतन एक विद्यालय प्रारंभ किया था इन्होंने 1901 में। इस बात को आपको अवश्य याद रखना है। विश्व भारती नाम से विश्व विख्यात विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया था यही 1918 में, ये आपको पता होगा। गीतांजलि को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1913 में, ये भी आपको पता होगा। और गुरुदेव के नाम से इनको जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया?
लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया था, जय किसान, जय जवान जय किसान। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवाली में भयंकर दंगे हुए थे। तो मंदिरों में प्रवेश का अधिकार को मांगा गया था, मारवा करके नाम है, और ये आपको देखने को मिलता है तमिलनाडु के अंतर्गत। अगला है भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो अरुणा आसिफ अली के द्वारा योगदान जो है वो दिया गया था। ये क्वेश्चन आया भी था इससे पहले। सुचेता कृपलानी जी की बात होती है तो भूमिगत आंदोलन के रूप में ये जानी जाती थी, और सुचेता कृपलानी ही जो उत्तर प्रदेश है उसकी पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में भी जानी जाती हैं। अगला है अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री जो है वो इनमें से कौन थे? तो वित्त मंत्री की अगर बात करते हैं तो लियाकत अली खान आपके यहाँ पर जो है वो सही हो जाएंगे। पुनर्गठित अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री के पद पर ये थे। गृह विभाग सरदार पटेल जी के पास था, और विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल विभाग जवाहरलाल नेहरू जी के पास था। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमण जो है उसके आगे आरक्षित छोड़ देंगे। 1946 में ये किसने कहा था? सरदार पटेल जी ने जो है ऐसा कहा था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद जी के पास कौन सा विभाग था? तो कौन सा विभाग था? इनके पास खाद्य और कृषि विभाग जो है वो था। अगला क्वेश्चन, बाकी ये भी लिखा है कृषि विभाग के अलावा बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग था, वल्लभ भाई पटेल जी के पास गृह विभाग था। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये आपका पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जो है वो की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रंटियर गांधी का असली नाम जो है वो क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। तो अब्दुल गफ्फार खां आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ब्रिटिश भारत के भूतपूर्व उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के पेशावर जिले जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है उसमें जन्मे थे जो है ये सीमांत गांधी, आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भारत रत्न भी दिया गया था 1987 में। राजेंद्र प्रसाद जी कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे बिहार के। अब देख रहे हैं बीपीएससी में बिहार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है। राजेंद्र प्रसाद जी बिहार के कांग्रेसी नेता थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, संविधान लागू होने के बाद ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी आपके बने थे। अगला है रामचंद्र शर्मा जी किस गांव से थे? तो ये थे आपके अमहेरा गांव के, पटना में ही पड़ता है। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख नेता थे। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो बांकीपुर नामक जेल में जो है वो जगत नारायण लाल जी को जो है वो भेजा गया था। स्वतंत्रता सेनानी के रूप में फेमस थे ये। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी कौन सा सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया था? तो पंचशील, गुटनिरपेक्ष, शांतिपूर्ण अंसरण सभी में गुटनिरपेक्ष आंदोलन सही हो जाएगा, जिसका गठन यूगोस्लाविया की जो राजधानी थी उसमें जो है वो आपका किया गया था। बाकी इसका पहला जो शिखर सम्मेलन था वो बेलग्रेड में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में जो है वो की गई थी? तो ये आपका की गई थी सरदार पटेल जी की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन, बाकी इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, ये आप याद रख सकते हैं। 1947 5 जुलाई को कार्यभार सरदार पटेल जी ने जो है वो संभाला था। अगला है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति इनमें से कौन सी नहीं थी? कुर्मी जो है वो नहीं थी, आपका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में यहाँ पर पूछा गया है। अगला देखते हैं आपका, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये थे अब्दुल कलाम आजाद, और ये आपके 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी रहे थे, और इंडिया विंस फ्रीडम इनकी प्रसिद्ध पुस्तक भी है, और देवबंद आंदोलन से ये संबंधित भी थे। अगला है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालचारी थे। आपको पता है कि पहले भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में ये जाने जाते हैं, और साथ ही साथ इस पद पर 26 जनवरी 1950 तक ये रहे थे। मद्रास के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं उसी 1952 से 54 के बीच में, और कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन भी इन्होंने किया था। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो ये पारित हुआ था 1773 में। भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करने के लिए इसको जो है वो लाया गया था, और इसमें हुआ यह था कि जो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसको कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। और एक चीज और बदली थी, वो थी बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का
गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था और बंगाल का पहला गवर्नर था कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो उसको बनाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब किया गया था? 1773 में। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्योंकि टोटल 380 प्रश्न ही है। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक इनमें से जो है वो नहीं था? तो कौन सा इनमें से नहीं था? आंसर की बात करते हैं, डी वाला प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 वाला नहीं था, बाकी रेगुलेटिंग एक्ट भी था, चार्टर एक्ट भी था 1833 वाला, और 1919 का मॉन्टेग्यू चर्च तो आपका था ही। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इसके बाद एक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट जो है वो कब पारित किए गए? इस प्रकार से 4 अलग अलग सन है, उसी को लेकर के यहाँ लिखा है कि सबसे पहले 1835 में आपका आया था प्रेस एक्ट, प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 पारित किया गया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसके तहत बिना सरकार की इजाजत के आप कोई भी पत्र नहीं निकाल सकते थे, अंग्रेजी सरकार की आलोचना जिसमें भी की गई हो। इसके अलावा प्रेस पर नियंत्रण का जो एक्ट है वो लॉर्ड मिंटो ने 1908 में पारित किया था, जिसके तहत हुआ ये था कि ऐसे किसी भी प्रकाशन को जब्त करने का अधिकार सरकार के पास होगा जिसमें सरकार के खिलाफ जन आंदोलन या जन भावना को भड़काने का आरोप लगा हो। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। ये प्रश्न आपके लिए है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा, और आगे आने वाले टॉपिक में हम आपको संविधान के प्रश्न प्रैक्टिस कराएंगे। वहीं से हमने ये प्रश्न आपके लिए लिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द है वो कौन से संविधान के तहत जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 46वां, 74वां, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। फिर लाइव टाइमिंग 2 है, एक दोपहर के 12 बजे है, एक शाम के 5 बजे है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद।